नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम आए हुए हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेशरा रांची और हमारा विषय है आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इंसानों ने अपने बुद्धि के बल पर कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन जैसे कई आविष्कार किए और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंसानों ने इतना विकास कर लिया है कि अब ऐसे मशीनों को विकसित किया जा रहा है जो मनुष्य की तरह सोचे और कार्य कर सके। जब कंप्यूटर में हम ऐसे इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर को डालते हैं जो मनुष्य की अक्लमंदी की तरह काम करे तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर वर्चुअल असिस्टेंट तक एआई तकनीकियों ने इंडस्ट्रीज़ को एक नया रूप दिया है। मेडिकल, मिलिट्री, फिनेंस या कंप्यूटिंग, इन सभी क्षेत्र में एआई जो है वो काम कर रहा है और इसलिए इसकी प्रगति पर भी जोर दिया गया है। आइए यहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी से हम एआई के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। एआई का जो यूज़ है वो बहुत ही वाइड है और बहुत से फील्ड में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका इंटरेस्ट एआई को लेकर क्यों जागा? मेरा इंटरेस्ट एआई के लेकर इसलिए जागा क्योंकि जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। हम जो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे काम करते हैं। तो जैसे कोई हमारा एक कुर्सी का डिज़ाइन करना है, ठीक, तो हम जनरेटिव एआई के हेल्प से हम उस पर जो डाटा, कुर्सी के लिए जो बेसिक स्पेसिफिकेशन चाहिए कि हमारा ये चेयर जो है वो इतना लोड सस्टेन करना चाहिए, है ना, इस पे इसका हाइट इतना होना चाहिए, इसका लेंथ इतना होना चाहिए। तो जनरेटिव एआई के हेल्प से हम उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन को हम जनरेटिव एआई में जस्ट लाइक चैट जीपीटी या जेमिनी एआई, इसके हेल्प से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हम वो डिज़ाइन जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम उस डिज़ाइन को काफ़ी एफिशिएंट बना सकते हैं। बेसिकली एआई में इंटरेस्ट मेरा तब जगह जब मुझे पता चला कि एआई इज़ कैपेबल ऑफ सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है। पार्टिकुलरली मेरा एप्लीकेशन तब ज़्यादा हुआ जब मैंने देखा कि एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है, जिससे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि प्लांट डिजीज डिटेक्शन का हो गया, पेस्ट आइडेंटिफिकेशन का हो गया, या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स हो गया, या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वाटर इरिगेशंस का हो गया। इस फॉर्म में मैंने देखा तो तब से मेरा जागरूकता ज़्यादा चला और मैंने इस फील्ड में थोड़ा काम भी किया है, जिसमें कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इमेज एक्वायर करके या वीडियो एक्वायर करके मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स को अपना रॉ डाटा दे के फीचर एक्सट्रैक्ट करके मॉडल्स को फाइन ट्यून करके एक्स्ट्रा ऐसा करके हमने डिजीज डिटेक्शन का काम इस पर किया है। ये ज़्यादा मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट एआई में हम लोग के एक सीनियर थे, ही पास्ड आउट इन K19 बैच। सो उन्होंने हम लोग का एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था, क्लब्स में वर्कशॉप्स होते हैं। सो उन्होंने मशीन लर्निंग पे एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था। सो उसी से मुझे एआई के बारे में और नॉलेज मिला था एंड मेरा इंटरेस्ट जागा था मशीन लर्निंग में, स्पेसिफिकली एआई में। एंड देन उसी के बाद से मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखने का कोशिश करी हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया एंड एआई से हम लोग का लाइफ काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है। एआई में हम लोग काफ़ी चीज़ें, हम लोग का लाइफ काफ़ी इजी हुआ है बेसिकली एआई की वजह से एंड काफ़ी सारा नया अपॉर्चुनिटीज़ मिला है एआई की वजह से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बोल सकते हैं। आज के प्रेजेंट टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबके लाइफ और हमारे रिसर्च वर्क को इन पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मेरा काम इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक इंटरैक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो कॉम्पिटिशनली अगर हम जो भी काम पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के पहले जो कर सकते थे, अभी के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के हेल्प के बाद ये हमारे काम को काफ़ी स्पीड अप कर रहा है और साथ ही साथ हमें काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। इसका एप्लीकेशंस हम आम जिंदगी में लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग डिलीवरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और ख़ास करके अभी हमने देखा कि कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन था वो काफ़ी जल्दी आ पाया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे बहुत स्पीड अप किया है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे मौजूदा लाइफ में
और बायोलॉजिकल रिसर्च इन पर्टिकुलर में काफ़ी हेल्प कर रहा है और इसीलिए ये और आगे जाएगा और हम लोगों की ज़िंदगी को सुधारेगा। वास्तविक दुनिया में हम एआई का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? आजकल एआई बहुत विकसित हो गया। कुछ सालों पहले जैसे 2021 में एआई आया है, तो एआई का यूज़ आजकल लगभग हर एक चीज़ों में हम लोग यूज़ देख पाते हैं। जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, फिर एलेक्सा, सीरी, फिर इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑब्स्टिकल को पहचानने के लिए, उसको पाथ ढूंढने के लिए, जैसे मैप में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, तो एक पाथ को हम लोग एआई से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, जो पहले टाइम जो जाम लगा रहता था, तो आजकल एआई को यूज़ करके उसको अवॉइड किया जा सकता है। जैसे हम लोग के पास बहुत सारे डेटा है अभी हम लोग के पास, तो उन सारे डेटा को एआई पे ट्रेन करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आजकल कोई भी एक पेशेंट अगर आया, जो भी आ रहे हैं, उनका कुछ सिम्टम्स देख के, उनका एज देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि उनका जो एक कैंसर जो दिक्कत है, जो ट्यूमर, वो कैंसर हो सकता है, वो क्या मैलिग्नेंट है या फिर नहीं है। तो ये सारे यूजर्स हेल्थ केयर में है। एआई को स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। हम लोग जैसे पढ़ाई में एआई का हेल्प लेके हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एआई बहुत जगह यूज़ होता है, फ्रॉम फाइनेंस से लेके हेल्थ केयर तक, एजुकेशन से लेके एंटरटेनमेंट तक, हर जगह इसका उपयोग है। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं गूगल असिस्टेंट, ये सब, और फाइनेंस में एल्गोरिदम ट्रेडिंग, तो हर जगह एआई का उपयोग हो रहा है। आजकल एआई का बहुत सेक्टर्स में इसका काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स ये क्या कर रहा है कि ह्यूमन इंटरवेंशंस को और सुविधा कर रहा है एमएल मॉडल्स, जिसमें एनालिसिस आपका सिर्फ डेटा के बेसिस पे होता है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस को एकदम से टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के थ्रू ये पूरा रिड्यूस कर रहा है। तो इस वजह से एआई अपने लाइफ में काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है और इन नियर फ्यूचर ये और एडवांसमेंट की तरह जाएगा। तो इस वजह से ऑफ कोर्स एआई ह्यूमन के एफर्ट्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी विच इज़ एआई, मैं अपने काम में, जैसे हमारे पास बहुत सारे ह्यूज सेट ऑफ डेटाज होते हैं, तो उसको एनालाइज करने के लिए वी वाइडली यूज़ दीज काइंड ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज़। एंड स्पेसिफ़िकली मुझे जैसे सैंड माइनिंग का जो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है उस मेरे काम के एरिया में, वो सब कुछ डिटरमाइन करते कि जो एग्जैक्टली वो रिवर पे क्या इफ़ेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें मैं एआई यूज़ करके काम करती हूँ। और एआई का हम अभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अब रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा है, एंड इट हेल्प्स अस इन न्यूमरस अदर वेज ऑल्सो, लाइक वेदर फोरकास्टिंग बोले या अदर एरियाज ऑल्सो। सो आई थिंक इट हेल्प्स अस अ लॉट, and as an environmentalist I use a lot of these technologies for my PhD related work. Basically I use the AI in like ChatGPT. I just put the entire set of data or the table on the ChatGPT, and it's very hard for us to analyze the data by saying or how to find the what is the reason behind those things, like अगर हैवी मेटल्स मरकरी उस जगह पे ज़्यादा है या फिर कैडमियम और आर्सेनिक कंटेंट उस जगह पे ज़्यादा है, तो वो क्यों है। तो हमें सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है या फिर हम कुछ पॉइंट्स मिस कर देते हैं। ऑब्वियसली हमारा जो नॉलेज है वो यूज़ होता ही है, बट इफ़ समथिंग इज़ मिसिंग एंड इफ़ समथिंग बेटर वी कैन गेट आउट फ्रॉम इट, सो वी यूज़ ChatGPT फॉर इट। डायरेक्ट पे यूज़ नहीं कर सकते, बट यूजिंग आवर ओन ब्रेन्स हम लोग कुछ पॉइंट्स उससे लेके उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये रीज़न भी हो सकते हैं। आप अपने एआई रिलेटेड रिसर्च पेपर के बारे में कुछ बताएंगे जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं?
Nowadays there is a shift in all over the world towards the clean energy. Have you heard that? Clean energy. For that actually we are in future going to having more dependency on the renewable energy sources. So but renewable energy sources it is uncertain, unpredictable. For that actually artificial intelligence, machine learning based techniques are required for the accurate predictions. है ना? Over 24 hours tomorrow plan that actually with these sources if you want to do. So those things are required. For that actually in our energy trading project using blockchain technology, in that actually we need the accurate forecasting from the renewable sources. Thereafter we need optimizations. For optimization also this AI ML techniques helps to find the accurate and fast results in a very shorter times. I work majorly in PM 2.5. What is PM 2.5 is particles that remain suspended in air. In order to measure, we require ground-based devices to measure it. But ground-based measurements are laborious and expensive and costly to measure. To overcome this challenge, we use satellite datasets for measuring PM 2.5. But satellite datasets and ground datasets have discrepancies on their own. To overcome these challenges, we can use AI or machine learning. Myself and as a research group, we have worked on machine learning models to overcome these discrepancies. Currently, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ that is to leverage the quantum advantage, जो AI/ML architectures में quantum exponential advantage जो है वो we are trying to harness that to deliver a much robust and more efficient AI/ML architecture that could efficiently detect cancerous tissues in real time without compromising any accuracy. So the whole idea is that we have classical algorithms that work on such domains in healthcare, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि the data that we retrieve is quite intensive. And quantum computers theoretically वो हमें एक exponential advantage देते हैं over classical computers जो एक large data set को बहुत अच्छे से handle करता है, more efficiently handle करता है. What is its impact on vegetation? Like plants पे क्या impact पड़ रहा है, temperature बढ़ने का या precipitation pattern में क्या change हो रहा है, उससे vegetation dynamics कैसे change हो रहा है. और one more project which I'm working on using hyperspectral data for mapping of economically and medicinally important plant species in Himalaya. So using hyperspectral data, तो hyperspectral data में huge amount of bands होते हैं, continuous bands होते हैं जो कि उसमें contains lots of data. So to extract information from all those bands, we need deep learning and machine learning algorithm. एआई जो है वो फ्यूचर जॉब मार्केट को कैसे शेप करेगा और जो इंडिविजुअल्स इस फील्ड में एंटर करेंगे उनको किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी? एज ऑफ नाउ एआई काफ़ी जगह पे इंक्लूड कर चुका है इन आवर डे टू डे लाइफ, विच इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर लाइक बिजनेस हो गए, फाइनेंस हो गए, मेडिकल इमेजिंग एंड मेडिकल साइंस और एवरीथिंग. सो करेंटली वी आर इन एरा वेयर द एआई हैज़ ट्रांसफॉर्म टू जनरेटिव एआई. So it's not only capturing insights from the data, but it's also generating data. So for the skills that I think which will be useful for this purpose, which will be useful for people to work on this AI-based projects. हमारा जो अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उससे बहुत ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है और उस डेटा को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका जो हमारे इंजीनियर्स ने ढूंढा है वो अलग अलग चीज़ों के थ्रू है. जैसे हम पुराने डेटा से नए डेटा को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और चीज़ों को अलग अलग क्लासेस में बांट के या फिर एक अलग अलग डब्बों में डाल के हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग डेटा कर क्या रहे हैं. तो इन चीज़ों से रिलेटेड जब लोग अपने इंजीनियरिंग स्किल्स को बढ़ाएंगे और उन चीज़ों में एक्सेल करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली जो रिसेशन हम अभी देख रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है एआई के उस फील्ड में आई एम प्रीटी श्योर कि जो हमारा रिसेशन है वो कम होगा और जॉब्स की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होगी.
फ्यूचर जॉब अगर फ्यूचर में देखा जाए एआई के, तो बहुत सा जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का डेटा यूज़ हो रहा, तो वो डेटा का यूज़ करके, एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ करके हम एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना सकते हैं यूजिंग एक्सप्लेनेबल एआई। हम एक्सप्लेनेबल एआई इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वो उसमें, और जो अब मैंने डिफ़ाइन किया है यूजिंग एक्सप्लेनेबल है, उस पर क्या डिफरेंस आ रहा है वो यूज़ करते हैं। कि सबसे पहले तो हम जो इंडिविजुअल है जो प्रिपेयर कर रहे हैं इन जॉब्स के लिए, इन फील्ड्स में, उनको स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज़ वो सब्जेक्ट्स आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं एआई को अंडरस्टैंड करने में। और हमारे पास जो मशीन लर्निंग एक प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे से उन्हें आना चाहिए, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस, जो कि हम उनको मतलब आगे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ से। अगर मान लीजिए कोई स्पेशल इशू रिलेटेड कोई डेटा साइंटिस्ट है जो काम कर रहा है, जैसे कि कोई मेडिकल फील्ड में है या कोई अदर फील्ड में है, तो उनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपर्टीज़ उनके पास होनी चाहिए, ताकि वो जो भी एनालिसिस है उस डेटा का वो अच्छे से कर सकें और उसको फर्दर काफ़ी अच्छा इलेबोरेट कर सकें। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहूँगी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो एल्गोरिदम उन्होंने प्रिपेयर किया है वो अगर आगे फ्यूचर में और बेटर हो सकता है, तो नेक्स्ट पर्सन को भी उसका वो नॉलेज रहे और हम आगे वो पर्टिकुलर चीज़ और एनहांस कर सकें और डेवलप कर सकें टाइम के साथ। एआई के यूज़ में क्या कुछ एथिकल कंसिडरेशंस हैं जो हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है? रिगार्डिंग एआई एथिक्स, सबसे पहले तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जो भी डेटा है उसको एआई क्या करना चाहिए कि उसको एम्पलीफाई करना चाहिए जो बायसनेस है। दूसरा जो ट्रांसपेरेंसी है डेटा को लेके, एक्चुअली एआई में होता क्या है, इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स जिसमें जो डिसीजन लिया जाता है, तो उसको लेके थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, ऐसे मॉडल डेवलप करनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी रहे। तीसरी बात, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी अगर एआई का कोई सिस्टम है उसमें कोई चैलेंज आ रहे हैं या कुछ एरर आ रहा है, तो उसको लेके अकाउंटेबल होना चाहिए जो सिस्टम है उसको लेके। प्लस प्रिवेसी ऑफ डेटा एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, पर्सनल डेटाज हैं, तो उसकी प्रिवेसी और प्रोटेक्शन के लिए भी एक काम होना चाहिए। प्लस एट लास्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि एक एआई जो है वो वल्नरेबल सिस्टम है, तो इट कैन बी अटैक, देयर कैन बी एरर्स, तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी काम होना चाहिए। एआई टूल्स में दिक्कत ये आती है कि आप जो भी डेटा एक्सेस कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली एक कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोसेस होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि जो भी आप डेटा ले रहे हैं इट शुड बी वैलिडेटेड, इट शुड बी करेक्ट। फर्दर एक है कि आप जो भी डेटा लें या जो भी एक्सेस करें, रिजल्ट्स डेवलप करें, प्रोसेस करें, तो उसका एक एथिक्स होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज़ के, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडरवेन उसमें आना चाहिए कि जो भी डेटा है दैट शुड बी वैलिडेटेड, दैट शुड बी करेक्ट टू दी व्हाट वी आर गिविंग टू दी सोसाइटी। तो हमें यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी एआई मॉडल जब हम ट्रेन करते हैं, तो उसके लिए जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसका जो सोर्स है वो सोर्स कितना ये वेरीफाइड है। सिमिलरली आप किसी वेबसाइट पे अगर आप ऑनलाइन अकाउंट बना रहे हैं, तो वो जो आप अपना पर्सनल डेटा दे रहे हैं, जनरली वो परमिशन सिर्फ उस वेबसाइट के पर्सनल यूज़ के लिए होनी चाहिए। नॉट ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी एड सर्विसेज को या और किसी प्रोडक्ट सर्विसेज को आपका डेटा सेल करे, ताकि वो आपको आपके सर्च हिस्ट्री या ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से आपको रेलिवेंट एड्स शो करें। We use a vast amount of data, and particularly I am very fascinated about the fact that the AI or machine learning models use the vast amount of data to predict the future events that's occurring here and there in our the world. And about I am pretty concerned about the ethical point of view of this data in the AI model. Few points are there: the bias of the models when we use them, the reliability of the model when we use certain amount of data in that model, the transparency of the model, how transparent or what is the accurate decision making it could it has to do. So these are the few very important points that we should look up to. एआई में अभी क्या कुछ लेटेस्ट एडवांसमेंट्स और ट्रेंड्स आए हैं और आप उसको लेकर कैसे अवेयर हैं? मैम, एआई के अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, नए नए सिमुलेशन टेक्निक्स है,
सर मैम उन सबको, जैसे हमारा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्री जी, हमारे पास सिमुलेशन लैब है जिसके अंदर हम एआई की हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम सिमुलेट करते रहते हैं। वो एक एआई का बहुत अच्छा एग्जांपल्स है मैम। जैसे हम जो है कोई सैटेलाइट्स हमको यदि मून पे भेज रहे हैं या कोई भी हम प्लेनेट पे भेज रहे हैं तो हम बार बार तो नहीं भेज सकते, तो हम एआई की हेल्प से उसके अंदर हम जो है सिमुलेट करते हैं। जैसे एक न्यूटन का फार्मूला, जैसे एक फोर्स का फार्मूला F=ma, तो हमारे पास F का वैल्यू है, F को पता है हमको ma से हम निकाल सकते हैं, तो हम m और a की वैल्यू यदि हम चेंज करते हैं तो हम F की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम काम हम AI की हेल्प से इस तरह से कर रहे हैं कि हम जो है एक बार हमने सिमुलेट कर लिया, उसके बाद AI की हेल्प से हम अलग अलग डाटा जनरेट कर सकते हैं। Process safety to enhance the work, enhancing process safety in steel industry. In my works, AI is used for predicting and analyzing the data and ensuring the workers and their well-being at the workplace. In my research, we are using the historical data and predicting on the basis of historical data and making a decision on, and then designing a early warning system to prevent the accidents. AI हम लोग के फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। बेसिकली अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट में देखें तो मेडिकल फील्ड में इसका बहुत काम हो रहा है, जैसे कि ChatGPT होगी। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स जो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। एंड देन वी हैव दी जर्नल्स जिसमें हम लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस फील्ड से मिलती जाती है, बिकॉज पीपल जो हैं वो रेगुलरली इस बेसिस पे पब्लिश करते रहते हैं पेपर्स। अदर दैन दैट वी हैव ऑल दी सोशल प्लेटफॉर्म्स, तो इसके थ्रू हम लोग को बहुत हेल्प हो रही है। एंड अवर हार्ड वर्क हैज़ बिकम अ मच एन ईजियर स्मार्ट वर्क in the research field basically. AI has done a lot of to us for the research college basically. The tools like ChatGPT and also Google Gemini, if you see any Android phones, if you want to delete something or erase something, the AI tools can delete it without any kind of, you cannot see whether it is the person who is there or not. So this type of things really helps us, and I think the AI also create lot of jobs in future. जब कंप्यूटर्स आए थे हम लोग को तो सब लोग को लगा कि कंप्यूटर्स हम लोग का जॉब छीन लेंगे, बट इट विल क्रिएट मोर जॉब्स. सो आई थिंक इन फ्यूचर AI will create more jobs, and not we but as a community will get benefited by it. यहाँ के स्टूडेंट से हमने बात की, जाना कि AI कैसे उनके लिए मददगार साबित हो रहा है, किस तरीके से वे AI का इस्तेमाल अपने रिसर्च या फिर अपने एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ के फैकल्टी से हम बातचीत करते हैं, जानते हैं उनसे AI के बारे में। Artificial intelligence is one area where we are trying to actually address and generate the intelligence which human possesses by certain algorithms, and the algorithms are basically known as the artificial intelligence algorithms. Now, because of the convergence of these four technologies, huge data is getting generated, and many of the aspects from many of the domains are nowadays are utilizing artificial intelligence concepts to address or to solve the challenges which is getting generated in respective areas. The problem is not many of the people have this resources to access what advancements AI technologies are actually providing the solutions to. The new technologies which are actually mushrooming up right nowadays. Apart from that, attending various journals, conferences, webcasts, many of the meetings, brainstorming sessions, reaching out to the experts, these are all the modes through which we can actually generate the insights about the technological advancements which artificial intelligence is providing us right now.
AI है तो बहुत बज़वर्ड, बहुत हेल्पफुल भी है। हर एक सेक्टर में आप देखिए आजकल हर जगह, चाहे वो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग, कहीं पे भी आप देखिए, सर्विस सेक्टर, AI का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हुआ है। मैं अपने जो प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कुछ टूल्स सीख लिए और जनरेट कर लिए कुछ इन्फरेंसेस। इसके अंदर का मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर लैंग्वेज अगर आप उसमें कमांड कर लेते हैं तो AI कितना भी बाद में एडवांस कर जाए, आप हर पैटर्न को ग्रास्प कर पाएंगे, आप उसमें कमांड कर पाएंगे। दैट मीन्स यू हैव टू गेट योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। AI बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल हो गया है आजकल, और क्यों हुआ है मैं उसके पहले बताता हूँ कि अभी हम लोग एनवायरमेंटल डेटा को लेकर बहुत बातें करते हैं और हर दिन टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड वेलोसिटी, बहुत सारे अलग अलग एनवायरमेंटल डेटा क्रिएट हो रहे हैं। अब इन डेटा को मैनेज करने के लिए हमें एक एफिशिएंट टूल की ज़रूरत है, और इन टूल्स के बेसिस पे जो फ्यूचर प्रेडिक्शन होगा वो भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए, ग्रोथ के लिए सॉइल मॉइस्चर इंपॉर्टेंट टूल है, विंड वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टूल है, और सरफेस टेम्परेचर इंपॉर्टेंट टूल है। अगर ये तीनों के बारे में हमें पता है तो इनके बेसिस पे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से जगह पे किस समय किस तरीके का मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, कैसा टेम्परेचर वेरिएशन रहेगा। तो एग्रीकल्चरल ड्राउट से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी फार्मर को, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। अगर जानकारी पहले प्रेडिक्शन से मिल जाएगी तो हम लोग उसका रोकथाम भी कर सकते हैं, उसका मिटिगेशन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रेडिक्शन यूजिंग AI एंड ML, एंड इसका कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, और ये चीज़ आने से किसी को कभी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इट इज़ अ सोल्यूशन फॉर सोसाइटी, इट्स अ सोल्यूशन फॉर एनवायरनमेंट, एंड इट्स ऑल्सो सोशल फॉर सोल्यूशन फॉर एन इकोनॉमिक ग्रोथ। Artificial intelligence is just trying to, imitate that. So initially artificial intelligence had a long history. It has been developed long back, and it is just one full circle that it is taking. And now we actually are knowing the true potential of artificial intelligence because of the high-end computing machines that we have. We can process a huge amount of data in a very short span of time. Other allied technologies that are totally based on artificial intelligence like IoT, any cyber physical system, robotics. So these are the technologies that are going to be dependent on that. AI मानवीय सरलता और तकनीकी उन्नति का प्रमाण है। AI एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल हम लगभग हर क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन AI के बारे में ये भी कहना है कि भविष्य में जाके यह लोगों से जॉब छीन लेगा, या फिर इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जॉब वे लोग ले जाएंगे जिनको AI की नॉलेज है या स्किल्स है। पर जिस स्तर पर AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इसके विकास को हम बहुत ही ध्यान और जिम्मेदारी के साथ अपनाएं। तो साथ मिलकर हम भविष्य को एक आकार दे सकते हैं जहां AI सभी के लिए प्रगति और समृद्धि का एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम कर सके। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में किसी नए शिक्षण संस्थान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जोहार।